काफ़ी दिनों के बाद इसके पांडे का तीसरा पार्ट भी आ गया है। अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। काफ़ी टाइम लग गया, बीच में कुछ कारण था, इसका कारण ये वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। चलिए तीसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं। 2 पार्ट और है जो आप हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग मुगल साम्राज्य, वहाँ पे यूरोपीय कंपनी का जो आगमन था, कैसे फ्रांसीसी ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई, वो सारी कहानी वहाँ हो चुकी है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। इतिहास है, कहानी ही तो है। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन की तरफ चलते हैं। किस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और उनका विघटन हुआ। औरंगजेब की जब मौत हो जाती है 3 मार्च 1707 को, उसके बाद से ही ब्रिटिश मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेज़ी से स्टार्टिंग उसकी हो गई। क्योंकि औरंगजेब तक जब जब भी ब्रिटिश ने अपने आप को मजबूत समझा, औरंगजेब ने उसको धूल चटाई है। खैर, जब औरंगजेब की मौत हो जाती है उसके बाद मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जो इनके 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। वसीहत औरंगजेब ने तैयार कर दी थी। उस वसीहत में उनके बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिलने थे, जिसकी राजधानी दिल्ली होती। आजम जो था उनको आगरा, दक्कन का सूबा, मालवा और गुजरात मिलना था, और कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद मिलना था। तो ये था। लेकिन इन तीनों को पूरा का पूरा एरिया चाहिए था। पूरा एरिया चाहिए था। जब औरंगजेब की मौत होती है उस समय मुअज्जम साहब, ये भाई साहब जो हैं, मुअज्जम साहब अफगानिस्तान के जमरूद में थे, आजम साहब अहमदनगर में थे और कामबख्श साहब बीजापुर में थे। सब अपने अपने जगह से चल दिए। ठीक है, चल दिए। मुअज्जम ने क्या किया, लाहौर के पास खुद को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित कर लिया। तो अजीमुस्सान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। उधर क्या हुआ, कामबख्श ने बीजापुर का बादशाह घोषित कर दिया अपने आप को, और आजम जो चाहते थे आगरा पे अधिकार करना। यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध तो हुआ ही, आगरा पे अधिकार करना चाहते थे, उसके लिए जजाऊ का युद्ध हुआ। इसमें हुआ क्या, बहादुर शाह ने आजम को हरा दिया और आजम के जो 2 बेटे थे उनको भी मार दिया। और उसके बाद फिर से बीजापुर का लड़ाई होता है। बीजापुर का लड़ाई 1709 में होता है, जिसमें कामबख्श को भी इन्होंने हरा दिया। और फाइनली बहादुर शाह यानी मुअज्जम की जीत होती है। और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से, जिसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, ये बन जाते हैं रूलर। और 1707 से लेके 12 के बीच, ये जो हैं 1707 से 12 के बीच में ये भारत के मुगल बादशाह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इस किताब के थ्रू जो कंटेंट है उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इनको साहेब बेखबर भी कहा गया। हिंदू राजा और सरदार के बीच जो इनकी नीति थी वो सहिष्णुता वाली नीति थी। बट इसके बाद भी इन्होंने आमेर की गद्दी से जयसिंह को हटाकर उनके भाई विजय सिंह को और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल की अधीनता स्वीकार की। बाद में सारा कुछ उल्टा करना पड़ा, यानी जो जैसे था वैसे ही कर देना पड़ा। यानी बाद में फिर से जयसिंह को उनकी गद्दी दे दी गई। तो ये सारा हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भाई साहब जो थे उन्होंने साहू को कभी भी मराठा का विधिवत राजा नहीं माना। इनके दरबार में 1711 में डच प्रतिनिधि का शिष्टमंडल एक आता है, जोसुआ केटेलार के नेतृत्व में, और इसकी अगुवाई में पुर्तगाली महिला थी जूलियाना, वो भी थी। इनको बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। यहाँ पे बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। इसके बारे में कहा जाता है, ओवन सिडनी साहब कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम ऐसा मुगल बादशाह था, जिसको ओवन सिडनी कहते हैं, अंतिम ऐसा मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। फिर इनके 4 बेटे थे, जहांदर शाह, अजीमुस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह। यहाँ पर भी उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। उत्तराधिकार की लड़ाई में ये जो जुल्फिकार साहब थे, इन्होंने जहांदर शाह को सपोर्ट किया और जहांदर शाह बन गए शासक। जहांदर शाह जो है 1712 से 13, बहुत कम टाइम में, लगातार उसके बाद राजा बदलते चले गए। अभी आप देखना, चले गए। जुल्फिकार खां की मदद से जहांदर शाह शासक बन गए। जुल्फिकार खां के हाथ में ही सत्ता सारा चला गया, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर थे। और इसका फ़ायदा उठा के जुल्फिकार खां ने अपने पिता असद खान को वकील बना दिया। और यहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे तो बहुत सारी गुट है, बहुत सारे दल हैं, जिसके अंदर तुरानी, ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी अलग अलग दल हैं। ये दल अपने अपने समय में एक्टिव रहने या मजबूत होने की कोशिश करते थे। जुल्फिकार खां साहब जो थे वो ईरानी अमीरों के नेता थे। यहाँ जहांदर शाह के द्वारा जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त करके इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी। लेकिन सवाई की उपाधि अभी नहीं मिली है,
अभी क्या मिली है? मिर्जा राजा की उपाधि मिली है। सबाई की उपाधि फर्रुखसियर साहब देंगे। फिर मराठा शासक को धड़कन नहीं, दक्कन, दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कहा यह गया कि यह अधिकार इस शर्त पे स्वीकार किया जाएगा कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और जो भी पैसे वसूल कर लिए जाएंगे, जो भी चीज़ें, उसको फिर मराठों को दे दिया जाएगा। वो मराठों को दे दिया जाएगा। और एक और है लाल कुंवर, जो वेश्या थी, उसका संबंध जहांगीर शाह से था। इसके बाद इनका भतीजा फर्रुखसियर शासक बनता है। फर्रुखसियर के टाइम से सैयद बंधु जो हिंदुस्तानी दल के थे अमीर, उनका सिक्का चलने लगा और उनको कहा भी जाता है कि ये राजा बनाने वाले थे, किंग मेकर थे मुगल काल में। तो इन्होंने फर्रुखसियर ने सैयद बंधु की सहायता से जहांगीर शाह को हराया और शासक बन बैठे। फर्रुखसियर साहब 1713 से 19 के बीच में रहे हैं। इस समय सैयद बंधु में कौन आते हैं? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। सैयद बंधु कहा जाता है, राजा बनाने वाले के नाम से भी इनको जाना जाता है। फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन खां को मीर बख्शी बना दिया। फर्रुखसियर ही वो हैं जिन्होंने जयसिंह को सवाई की उपाधि भी प्रदान की। फर्रुखसियर ही वो हैं जिन्होंने जजिया और तीर्थयात्री कर को भी समाप्त कर दिया। इसी के काल में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी भी दी गई थी। 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई। इसके अलावा एक शाही फरमान जारी किया गया था 1717 में, जिसके तहत अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ दिया गया था। एक हैमिल्टन नामक डॉक्टर आए थे जिन्होंने इनकी सर्जरी की थी। इनको एक घाव हो गया था। सर्जरी के बाद जब ठीक हुए तो उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया और इनको व्यापार करने की अंग्रेजों को छूट मिली। फर्रुखसियर साहब जो थे सैयद बंधु के चंगुल से आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन सैयद बंधु ने इस बात को पहले ही भांप लिया। इनके खिलाफ वो चिनकलीस के साथ मिलकर निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर एक षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन सैयद बंधु को पहले ही पता चल गया और सैयद बंधु ने मराठा शासक साहू को लालच दिया कि 6 प्रांत के चौथ और सरदेश मुखी आप ही वसूलना। और उसके बाद उनके जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ये ध्यान रखिए, याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने बुलाया और वो दिल्ली पे अटैक किए। फर्रुखसियर को गद्दी से हटा के जेल में डाल दिया गया। बाद में 10 दिन के अंधा बना के डाला गया। बाद में 10 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद तो ये राजा बनाने और हटाने का काम करना शुरू कर दिए। रफ़ी उद दर्जात मुगल बादशाह सबसे कम समय तक, क्यों 28 फरवरी से 4 जून तक ही ये शासक रहे और टीबी के कारण, क्षय रोग जिसको कहते हैं, उसके कारण इनकी मौत हो गई। उसके बाद रफ़ी उद दौला, इनको भी सैयद बंधु ने गद्दी पे बैठाया। इनकी पेचिश से मौत हो गई और ये दूसरे मुगल सम्राट हैं जो सबसे कम समय तक शासन किए। तो ये था। इनके टाइम में अजीत सिंह अपनी पुत्री को मुगल हरम से वापस लेके गए थे। फिर मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी कहते हैं, मोहम्मद शाह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह के बेटे थे। इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसी के टाइम में सैयद बंधु का अंत हुआ। किसने किया? निज़ामुल मुल्क ने। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली और शहादत खान ने इन्हीं के टाइम में अवध में अपनी अपने आप को फ्री किया, स्वतंत्र किया। ठीक है, शहादत खान ने अपने आप को अवध में स्वतंत्र किया और निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली। और ये मोहम्मद शाही हैं जिनको रोशन अख्तर भी कहते हैं, रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इनके टाइम में 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह अंतिम शासक थे जो शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पे बैठे थे। तो 2 फैक्ट है, एक तो अंतिम बैठने वाले मोहम्मद शाह रंगीला, दूसरे शाहजहां ने इसको बनवाया था और नादिर शाह भाई साहब लेके चले गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली ले गए, नहीं, ये नादिर शाह ले गए, गलत लिखा हुआ है। नादिर शाह जो ही हैं वही तख्ते ताउस जो था वो लेके चले गए थे, साथ में कोहिनूर हीरा को भी लेके चले गए थे। फिर इसके बाद अहमद शाह शासक बनते हैं। जब अहमद शाह शासक बनते हैं, यहाँ पर अहमद शाह मोहम्मद शाह के एकमात्र बेटे हैं जो शासक बनते हैं। वेतन न मिलने के कारण इसके टाइम में सेना ने विद्रोह कर दिया था और इनके टाइम में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने एक ही बार भारत पे आक्रमण नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि एक ही आक्रमण किया, टोटल 7 बार उन्होंने आक्रमण किया था। फिर टाइम आता है आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय गाजी
उद्दीन इमाद उल मुल्क की सहायता से ये शासक बने। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इनके टाइम में अब्दाली साहब ने दिल्ली तक अटैक कर लिया था। पलासी की लड़ाई भी है, पलासी की जो लड़ाई है वो इन्हीं के टाइम में हुई थी। उसके बाद एक बीच में शासक बनते हैं कौन, तो शाहजहां तृतीय। इनकी कहानी क्या है कि आलमगीर द्वितीय की जब मौत हो जाती है तो उनका बेटा अली गौहर, जो शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक बनता है, वो उस समय बिहार में थे। वहाँ पे उन्होंने खुद को बादशाह घोषित कर लिया। लेकिन इधर क्या किए, आलम की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में दो अलग अलग बादशाह हो गए। कैसे? शाह आलम बिहार में थे और उसी समय इमादुल मुल्क जो दिल्ली में थे, इमादुल मुल्क, उन्होंने क्या किया, कामबख्श के बेटे को लिया और उसको शाहजहां तृतीय के नाम से शासक बना दिया। तो थोड़े समय तक ये भी रहे थे, लेकिन बाद में शाह आलम द्वितीय, जिनका नाम अली गौहर है, इनको फिर शासक बनाया गया। पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध इन्हीं के टाइम में हुआ। और बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसमें शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में समझौता हुआ, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को प्राप्त हुई। और 1772 में मराठे के संरक्षण में यहाँ पे हुआ क्या, 1765 से 1772 तक ये जो शाह आलम साहब थे अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। बाद में 1772 में मराठे के संरक्षण से इनको दिल्ली पहुंचा दिया गया था और 1803 तक उनके संरक्षण में ये रहे थे। बाद में शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर ने अंधा कर दिया और 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। फिर अकबर द्वितीय शासक बनता है। ये वही हैं जिन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अब हम लोग उनको राजा राम मोहन राय कहते हैं। तो अकबर द्वितीय ही, और इन्हीं के टाइम में 1835 में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए और ब्रिटिश सरकार के सिक्के शुरू हो गए। और अकबर द्वितीय ही हैं जिनके लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे इनके पेंशन को बढ़ाने की बात करने के लिए, और वहीं ब्रिस्टल में उनकी समाधि है। फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम बादशाह हैं। जफर के उपनाम से कविता लिखते थे, इसीलिए इनको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1 नवंबर 1858 में जब एक्ट आता है, उस एक्ट के तहत हमारे जो बहादुर शाह जफर हैं, इनकी मतलब मुगल बादशाही समाप्त हो जाती है, ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो जाता है, इनको रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनकी मौत हो जाती है। एक प्रसिद्ध इनकी कविता है, नज्म है, ना किसी का आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये कहा गया है बहादुर शाह जफर शाह द्वितीय के द्वारा। चलिए, यहाँ पे मुगल जब अंत हुआ तो वैसे ही अंत नहीं हुआ। मुगल शासक का वैसे ही अंत, इतने सारे गुट बन गए थे, उस गुट सबका मकसद था राजा को, अपने मनपसंद राजा को बैठाना गद्दी पर और अपने उस अधिकार का यूज़ करना, मिसयूज़ करना। यहाँ पे कई सारे दल थे जिसमें तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी दल थे। तुरानी और अफगानी जहाँ सुन्नी था, वहीं ईरानी शिया थे। तुरानी दल में निज़ामुल मुल्क, अमीन खां, जकारिया खां शामिल थे। वहीं ईरानी दल में जुल्फ़िकार खां, सादत खां और अमीर खां इसहाक खां थे। अफगानी में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस थे। हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु थे। तो ये सब वो दल था जो अपने हिसाब से राजा बनाना और हटाने का काम करते थे। सैयद बंधु को राजा बनाने वाला किंग मेकर भी कहा जाता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन दोनों भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इनको सैयद बंधु कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने फरुखसियर, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह, इन चारों को राजा बनाया था। बहुत सारे विरोधी इनके अगेंस्ट में थे। बाद में चिनक्लीस खां, जिसको लीड कर रहे थे चिनक्लीस खां और अमीन खां। बाद में अब्दुल्ला खां और हुसैन खां की हत्या कर दी गई और सैयद बंधु का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया। दो और यहाँ पे आपको पढ़ना है, वो है नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जब मोहम्मद शाह शासक थे तो 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया। नादिर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए मोहम्मद शाह करनाल में उनके साथ युद्ध हुआ। 80,000 सैनिकों के साथ मोहम्मद शाह पहुंचे। उनके साथ निज़ामुल मुल्क, कमरुद्दीन, खाने दौरान भी थे। खाने दौरान थे। युद्ध जो है मात्र 3 घंटे ही चला। इस 3 घंटे में खाने दौरान साहब मारे गए, सादत खां बंदी बना लिए गए। बाद में
बाद में निज़ामुल मुल्क की अध्यक्षता में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता हुआ। दिल्ली पे नादिर शाह का कुछ समय तक अधिकार भी हो गया, उनके नाम से खुतबे भी पढ़े गए, सिक्के भी जारी किए गए। तो थोड़े समय के लिए समझो मुगल साम्राज्य समाप्त। यहाँ पे ये 57 दिन रहे थे और तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और जो भी खजाना था ये अपने साथ लेके चले गए। फिर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, 7 बार अटैक किया। पहला अटैक इसका पंजाब का असफल था। अच्छा, नादिर शाह हो कि अहमद शाह अब्दाली हो, दोनों का एकमात्र उद्देश्य कोई शासन स्थापित करना नहीं था। एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ पे वो ये था कि यहाँ से पैसे लूट के जाने हैं। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ ही 14 जनवरी 1761 में मराठों के साथ पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें मराठा हार जाते हैं। यहाँ एक और फैक्ट देखने को मिलेगा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। जो पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं उसमें है औरंगजेब का उत्तरदायित्व, औरंगजेब के अयोग्य अधिकारी, मुगल अभिजात वर्ग का पतन, दरबार में गुटबंदी, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम, मराठों का उत्थान, सैनिक दुर्बलता, आर्थिक दिवाला, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ये सब वो है जिसके कारण माना जाता है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और फाइनली मुगल साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया। तो ये थे आपके पास मुगल सम्राट के पतन से रिलेटेड स्टोरी। इसके आगे फिर हम लोग जो लोकल राज्य है, क्षेत्रीय राज्य है, उसको हम लोग कल देखेंगे।